नमस्कार, मैं आनंद जैन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हनुमानगढ़। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीपीसी हनुमानगढ़ पे स्वागत करता हूं। हमारे विषय इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स को समझते हुए आज आरएलसी सीरीज सर्किट के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं, जिसमें हम 3 अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हें सॉल्व करते हैं। हमें एक सीरीज आरएलसी सर्किट दिया हुआ है जिसमें 12 ओम का एक रेजिस्टेंस 0.15 हेनरी की एक इंडक्टर के साथ सीरीज में 100 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर के साथ 100 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की सप्लाई से जुड़ा हुआ है। हमें सर्किट का इंपीडेंस निकालकर करंट निकालना है और रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस क्या वोल्टेज एग्जिस्ट कर रही है वो कैलकुलेशन करनी है। साथ में हर सर्किट को जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं उसका रेस्पेक्टिव वोल्टेज फेजर डायग्राम भी बनाना है। हमें सर्किट में करंट निकालने के लिए वोल्टेज दी हुई है, सर्किट का इंपीडेंस चाहिए और इंपीडेंस के लिए L और C इस सर्किट का नेट रिएक्टेंस चाहिए। उसके लिए हमें L का अलग से इंडक्टिव रिएक्टेंस और C का अलग से कैपेसिटिव रिएक्टेंस की कैलकुलेशन करनी है। अगर हमें L हेनरी में और C फेरेड में अवेलेबल है और सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दी हुई है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया है 2πfL। F की जगह हमने सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज और इंडक्टेंस की जगह 0.15 हेनरी रखा, तो ये कैलकुलेशन से इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रेरणिक प्रतिघात की वैल्यू आ गई है 47.13 ओम। इसी तरह से हम कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस धारतीय प्रतिघात निकाल सकते हैं और उसका फार्मूला होता है 1/ओमेगा C। ओमेगा की जगह अगर मैं 2πf लिखूं तो ये XC का फार्मूला हो गया 1/2πfC। F की जगह मैंने 50 हर्ट्ज और C की जगह 100 माइक्रोफेरेड जब लिखा है तो माइक्रो का ये 10⁻⁻⁶ डिनोमिनेटर से न्यूमेरेटर में 10⁻+6 होकर चला गया है। यहाँ 15 × 200 है, ये 100 है और 2 बार 100 10⁻⁴ 10⁻6 के साथ ये मैनिपुलेशन 100 आ जाएगा और 100/π रफली 31.83 ओम आ गया है। और आप देखिए मेरे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑपोजिट नेचर के रिएक्टेंस है तो नेट रिएक्टेंस इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो बड़े इंडक्टिव रिएक्टेंस से हमने छोटा कैपेसिटिव रिएक्टेंस सब्ट्रैक्ट किया तो ये नेट रिएक्टेंस आ गया 15.3 ओम। तो इस सर्किट में रेजिस्टेंस 12 ओम है और नेट रिएक्टेंस 15.3 ओम है। इस सर्किट में इंडक्टेंस 0.15 हेनरी को सप्लाई फ्रीक्वेंसी F के साथ 2πfL कैलकुलेशन करके हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस 47.13 प्रेरणिक प्रतिघात का मान निकाल लिया था। इसी तरह से जो धारिता का मान है 100 माइक्रोफेरेड उसकी और फ्रीक्वेंसी की मदद से हमने 1/2πfC करके कैपेसिटिव रिएक्टेंस धारितीय प्रतिघात का मान निकाल लिया था और इंडक्टिव रिएक्टेंस में से कैपेसिटिव रिएक्टेंस सब्ट्रैक्ट करके हमने नेट सर्किट का रिएक्टेंस जो कि इंडक्टिव नेचर का है 15.3 ओम प्राप्त कर लिया है। रेजिस्टेंस 12 ओम और 15.3 ओम जो नेट रिएक्टेंस आया है इन दोनों की पाइथागोरस कैलकुलेशन से इंपीडेंस कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस सर्किट का है वो ज्ञात कर लिया है। R की जगह 12 और नेट X की जगह 15.3 लिखने पर और दोनों को स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट लेने पे सर्किट का इंपीडेंस 19.4 ओम आ गया है। मुझे RMS वोल्टेज दी हुई है, इंपीडेंस निकाल लिया है और AC में V = IZ के फार्मूले से I = V/Z आ गया है। V 100 वोल्ट और Z 19.4 ओम की कैलकुलेशन से सर्किट का करंट आ गया 5.14 एम्पियर। हमने XL और XC की वैल्यू से सर्किट का नेट रिएक्टेंस निकाल लिया था। नेट रिएक्टेंस को R के साथ पाइथागोरस करके Z निकाल के हमने V/Z से करंट निकाल लिया था। अब सर्किट के 12 ओम रेजिस्टेंस में IR से रेजिस्टेंस की वोल्टेज आ गई है 61.7 वोल्ट जो करंट के सेम फेज में होगी और सीरीज सर्किट में हम फेजर डायग्राम बनाते हुए करंट को जब हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिख देंगे तो ये वोल्टेज रफली 62 वोल्ट को हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे ले लेंगे। इसी तरह से 47.13 ओम जो मेरा इंडक्टेंस है उसमें सेम 5.14 एम्पियर सीरीज में करंट सेम होता है, उस करंट से IXL इंडक्टर की वोल्टेज आ गई है और ये 242.2 वोल्ट अप्लाई वोल्टेज से भी ज्यादा इंडक्टेंस में वोल्टेज इसलिए आई है क्योंकि इंडक्टेंस को कैपेसिटेंस का भी सपोर्ट मिला है। जिस समय इंडक्टर अपनी एनर्जी को स्टोर कर रहा था उस समय उसे सोर्स से भी एनर्जी मिली है और कैपेसिटर की जो रिलीज्ड एनर्जी है वो भी मिली है। तो सोर्स और कैपेसिटर दोनों के कॉम्बो इफेक्ट से इंडक्टर की वोल्टेज सोर्स वोल्टेज से भी ज्यादा हो गई है। सोर्स वोल्टेज 100 वोल्ट है और इंडक्टर की वोल्टेज 242 वोल्ट आई है और कैपेसिटर में जो रिएक्टेंस है XC उसमें करंट के मल्टीप्लिकेशन से कैपेसिटर की वोल्टेज आ गई है और करंट
करंट अगर हॉरिजॉन्टल रेफरेंस पे है तो रेजिस्टेंस की वोल्टेज से कैपेसिटर की वोल्टेज 90 डिग्री लैग करेगी और इंडक्टर की वोल्टेज लीड करेगी, और इन दोनों के डिफरेंस से जो नेट रिएक्टेंस वोल्टेज है 78.5 ओम आ गई है, और ये वोल्टेज एक पाइथागोरस कैलकुलेशन से टोटल वोल्टेज 100 वोल्ट बना रही है। तो ये एक फेजर डायग्राम हो गया। ध्यान रहे कि टोटल सप्लाई वोल्टेज से रेजिस्टेंस की वोल्टेज या नेट रिएक्टेंस की वोल्टेज कभी भी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन इंडक्टर की वोल्टेज या कैपेसिटर की वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज से ज्यादा हो सकती है। दिए गए आरएलसी सीरीज सर्किट में आर की वोल्टेज को हॉरिजॉन्टल रेफरेंस एल और सी की वोल्टेज को रेजिस्टेंस से 90 डिग्री एल में वोल्टेज लीड और सी में लैग करके नेट रिएक्टेंस वोल्टेज निकाल के पाइथागोरस कैलकुलेशन से सप्लाई वोल्टेज के साथ ये जो हमारा फेजर डायग्राम बना है, वोल्टेज फेजर डायग्राम, उसमें करंट फेजर आर की वोल्टेज के अलोंग है और सप्लाई वोल्टेज और जो रेजिस्टेंस की वोल्टेज है उसके बीच में हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी एक फॉर्मूले से, चाहे वो कोस फाई हो, साइन फाई हो, टेन फाई हो, ये जो फाई है वोल्टेज और करंट फेजर के बीच में फेज डिफरेंस एंगल, उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैंने कोस फाई का इस्तेमाल किया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये वी आर अपॉन वी एस भी ले सकता था, मैं आर बाई जेड लेता हूँ। आर 12 ओम है, जेड हम 19.4 ओम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये रेशो आर और जेड का कोस फाई 0.619 बता रहा है, और करंट क्योंकि वोल्टेज से लैग कर रहा है, और कोस फाई को कभी हम दूसरी वीडियो में पढ़ चुके हैं पावर फैक्टर कहते हैं, तो इस सर्किट का पावर फैक्टर 0.619 लैगिंग हो गया है। इसका कोस इनवर्स करके हम लैग एंगल भी निकाल सकते हैं। करंट वोल्टेज से 51.8 डिग्री लैग कर रही है। ध्यान रहे, इंडक्टिव रिएक्टेंस जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे डोमिनेट करता है तो नेट रिएक्टेंस इंडक्टिव होने से ये एक आरएल सर्किट हो गया है, और एक आरएल सर्किट में करंट वोल्टेज से पीछे रहता है, और यहाँ ये लैग एंगल 51.8 डिग्री हो गया है। एक अलग तरह का दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं। सप्लाई वोल्टेज का एक टेक्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 200 साइन 314 टी वोल्ट। ध्यान रहे, ये जो साइन के आगे 200 जो मल्टीप्लीकेशन है वो इस सप्लाई वोल्टेज की पीक मैग्नीट्यूड है, और टी के आगे ये जो 314 मल्टीप्लायर है वो हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है रेडियन पर सेकंड में। इस सप्लाई को हमने एक 50 ओम के रेजिस्टेंस, 0.318 हेनरी के इंडक्टर और 63.6 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर के साथ सीरीज में, जैसा पीली हाईलाइट में दिखाया गया, कनेक्ट किया है। हमसे सर्किट में करंट का एक्सप्रेशन, आर, एल और सी की जो वोल्टेज है उनके एक्सप्रेशन और करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस एंगल कैलकुलेट करने को कहा गया है। सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन को पता करने के लिए हमें सर्किट का इंपीडेंस पता करना होगा, और इंपीडेंस मालूम करने के लिए रेजिस्टेंस के साथ एल और सी का जो नेट रिएक्टेंस है वो ज्ञात करना होगा, और नेट रिएक्टेंस के लिए हमें एल का इंडक्टिव ट्रेनिंग प्रतिघात और सी का कैपेसिटिव रिएक्टेंस धारतीय प्रतिघात निकालना होगा। हमें एल हेनरी में और ओमेगा ये टी का मल्टीप्लायर रेडियन पर सेकंड में दिया हुआ है, तो एक्सएल ओमेगा एल, ओमेगा की जगह 314 रेडियन पर सेकंड और एल की जगह 0.318 हेनरी जब वैल्यू रखी तो एक्सएल की वैल्यू 100 ओम आ गई है। ध्यान रहे, एक्सएल का फॉर्मूला ओमेगा एल है, एक्सी का फॉर्मूला 1/ओमेगा सी है, एक बार फिर ओमेगा 314 और सी 63.6 माइक्रोफैरड है। ये माइक्रो का ऊपर न्यूमरेटर में ये फ्रैक्शन 10 की पावर +6 होकर पहुंच गया है। कैलकुलेशन करने पे ये वैल्यू एक्सी की 50 ओम आ गई है, और ध्यान रहे सर्किट में एक्सएल ज्यादा है, एक्सी कम है, तो सीरीज सर्किट में नेट रिएक्टेंस इंडक्टिव नेचर का हो जाएगा, और नेट रिएक्टेंस दोनों रिएक्टेंस बड़े में से छोटे का डिफरेंस 50 ओम हो गया है, और इसकी नेचर इंडक्टिव हो गई है। इसका मतलब है कि इस सर्किट में करंट वोल्टेज से लैग करेगा। एक खूबसूरत बात है कि नेट रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस की वैल्यू बराबर है, तो ऐसी स्थितियों में जब आर और नेट एक्स बराबर होते हैं तो करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस एंगल 45 डिग्री आता है। हमने हेनरी में दिए हुए इंडक्टर और रेडियन पर सेकंड की फ्रीक्वेंसी से एक्सएल 100 ओम और फैरड में दिए गए कैपेसिटर की ओमेगा के साथ 1/ओमेगा सी से कैपेसिटिव रिएक्टेंस धारतीय प्रतिघात की वैल्यू 50 ओम पता की, और नेट रिएक्टेंस 50 ओम जो आया है उसे रेजिस्टेंस के साथ हमने पाइथागोरस कैलकुलेशन की, और आर और एक्स के स्क्वायर के समेशन का स्क्वायर रूट जेड आ गया 50√2 ओम। और ये एक स्टैंडर्ड पाइथागोरस कॉम्बिनेशन है, जब बेस और परपेंडिकुलर इक्वल हो तो हाइपोटेनस 1/√2 टाइम्स होता है, तो ये 50√2 हो गया है। हमारी वोल्टेज की पीक वैल्यू 200 वोल्ट है, ये दिया हुआ है। जो साइनोसॉइडल एक्सप्रेशन में ये मल्टीप्लायर है वो पीक वैल्यू है। हमें करंट की आरएमएस वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हमें आरएमएस वोल्टेज जिसे मैं वी मान रहा हूं उसे पीक में से √2 का डिवीजन करके हमने कैलकुलेट किया, तो वो 100√2 वोल्ट आ गया है। आरएमएस वोल्टेज में मैंने जेड का डिवीजन करके आरएमएस करंट निकाल लेना है, जो मेरे केस में 100√2 में 50√2 का डिवीजन करने पे 2 एम्पियर आ गया है। सर्किट में नेट रिएक्टेंस के 50 ओम वैल्यू से आर के साथ पाइथागोरस कैलकुलेशन से जेड हमें 50√2 ओम प्राप्त हो गया था, और आरएमएस वोल्टेज जो हमने √2 मैक्सिमम में डिवीजन करके पाई थी उसमें जेड
का डिवीजन करके सर्किट का करंट 2 एम्पियर आ गया है। अब करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस अगर फाई है तो इस फाई की वैल्यू हम ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी रिलेशन cos फाई sin फाई tan फाई से निकाल सकते हैं। हम tan फाई इस्तेमाल करते हैं तो ये x/r है, मेरा नेट रिएक्टेंस 50 ओम, रेजिस्टेंस भी 50 ओम, तो tan फाई 1 आ गया है और हमें पता है 45 डिग्री का tan फाई 1 होता है, तो फाई की वैल्यू 45 आ गई है। तो अब हम करंट की RMS वैल्यू से √2 का मल्टीप्लीकेशन करके पीक मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं और करंट वोल्टेज से 45 डिग्री पीछे है। वोल्टेज को अगर हम रेफरेंस 0 फेज एंगल की वेव ले रहे हैं, ओमेगा 314 रेडियन पर सेकंड है, तो हमारा करंट का एक्सप्रेशन हो जाएगा वोल्टेज से 45 डिग्री पीछे लैगिंग नेचर का, और ये मेरे करंट का एक्सप्रेशन आ गया है। इस RLC सीरीज सर्किट में कैलकुलेशन से RMS करंट 2 एम्पियर आ गया था, तो 2√2 जो मैक्सिमम करंट है उसके साथ साइन ओमेगा 314 है, हमने साइन 314t और ये 45 डिग्री लैगिंग मेरे करंट के एक्सप्रेशन आ गया था। 2 एम्पियर करंट जब 50 ओम रेजिस्टेंस में जाएगा तो रेजिस्टेंस पे RMS वोल्टेज 100 वोल्ट बनेगी और 100 वोल्ट को √2 टाइम्स करके हम रेजिस्टेंस की वोल्टेज का पीक मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, और रेजिस्टेंस की वोल्टेज और करंट की वोल्टेज सेम फेज में होगी। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है टाइम वेरिएशन का, वो करंट और रेजिस्टेंस में वोल्टेज का एक जैसा होगा। तो रेजिस्टेंस की वोल्टेज का ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन हो गया है √2 टाइम्स 100 साइन 314t माइनस 45 डिग्री। इस RLC सीरीज सर्किट में RMS करंट 2 एम्पियर से पीक मैग्नीट्यूड 2√2 एम्पियर हो गया है और सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी का करंट वोल्टेज से 45 डिग्री लैगिंग कंडीशन पे ये इंस्टेंटेनियस करंट एक्सप्रेशन हो गया है 2√2 साइन 314t माइनस 45 डिग्री। इंडक्टिव रिएक्टेंस 100 ओम में 2 एम्पियर RMS करंट से RMS वोल्टेज इंडक्टर की हो गई है 200 वोल्ट और इंडक्टर की वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड करती है। तो हम इस फेज एंगल में 90 डिग्री प्लस करके वोल्टेज का फेज एंगल निकाल सकते हैं और मैक्सिमम वोल्टेज RMS वोल्टेज से √2 टाइम्स RMS वोल्टेज 200 है, 200√2 वोल्ट हो गई है। सेम वही सप्लाई के बराबर फ्रीक्वेंसी का हमारा इंडक्टर की वोल्टेज। अब आप देखेंगे कि सप्लाई वोल्टेज से 45 प्लस एंगल पे या सप्लाई करंट से 90 डिग्री कंडीशन के साथ ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन रखेगी 200√2 साइन 314t प्लस 45 डिग्री। इंडक्टर की वोल्टेज का ये जो पीक या RMS मैग्नीट्यूड है वो सप्लाई वोल्टेज से ज्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि एक LC सर्किट में इंडक्टर की रिएक्टिव एनर्जी सप्लाई के साथ साथ कैपेसिटर के साथ भी जुड़कर एक्सचेंज होती है। तो कैपेसिटर और सप्लाई दोनों के सपोर्ट से इंडक्टर की वोल्टेज सप्लाई से ज्यादा बड़ी आ रही है। सर्किट में फेरेड में जो कैपेसिटेंस दिया हुआ तो उससे कैपेसिटिव रिएक्टेंस धारितीय प्रतिघात का मान 50 ओम आ गया है और 2 एम्पियर RMS करंट से कैपेसिटर में IXC कैपेसिटर वोल्टेज हो गई है 100 वोल्ट। इस RMS वोल्टेज का √2 टाइम्स 100√2 कैपेसिटर की वोल्टेज का पीक मैग्नीट्यूड हो गया है और कैपेसिटर की वोल्टेज करंट से 90 डिग्री फेज में लैग करेगी। कैपेसिटर में करंट आगे होता है तो हमारी वोल्टेज करंट से भी 90 डिग्री पीछे -135 डिग्री फेज के साथ हो जाएगी। तो वो सप्लाई वोल्टेज से 135 डिग्री लैगिंग फेज के साथ 100√2 साइन 314t माइनस 135 डिग्री वोल्ट्स में कैपेसिटर की वोल्टेज हो गई है। एक फेजर डायग्राम से ये सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। एक वोल्टेज फेजर डायग्राम प्रीफरेबली RMS मैग्नीट्यूड्स के साथ बनाना चाहिए। जब हम करंट को हॉरिजॉन्टल रेफरेंस पे लेते हैं, सीरीज सर्किट के लिए करंट को हॉरिजॉन्टल रेफरेंस में ले लेना चाहिए, तो RMS करंट और 50 ओम रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस की वोल्टेज 100 वोल्ट करंट की सेम फेज में आ गई है। हमारे 100 ओम इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रेरणिक प्रतिघात में 2 एम्पियर RMS करंट से इंडक्टर की वोल्टेज 200 वोल्ट करंट से 90 डिग्री लीडिंग फेज में। इंडक्टर में वोल्टेज आगे रहती है और करंट 90 डिग्री पीछे रहता है। ये इंडक्टर की वोल्टेज की फेज पोजीशन आ गई है और कैपेसिटर रिएक्टेंस जो कि 50 ओम है उसमें 2 एम्पियर करंट से वोल्टेज जो 100 वोल्ट आई है वो करंट से 90 डिग्री फेज में लैगिंग है। कैपेसिटर में करंट आगे होता है और इंडक्टर की वोल्टेज और कैपेसिटर की वोल्टेज जो अपोजिट डायरेक्शन के वोल्टेज हैं उनसे नेट रिएक्टिव वोल्टेज इंडक्टिव नेचर की हमारी 100 वोल्ट आ गई है और रेजिस्टेंस की वोल्टेज और नेट रिएक्टेंस की वोल्टेज से सप्लाई वोल्टेज की ये पोजीशन आ गई है। और आप देखिए सप्लाई वोल्टेज और करंट के बीच में यहाँ 45 डिग्री का ये फेज डिफरेंस है और क्योंकि सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस सीरीज सर्किट में कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज्यादा है तो यहाँ इंडक्टिव नेचर की डोमिनेंस होने के कारण करंट वोल्टेज से 45 डिग्री लैग कर रहा है और सप्लाई वोल्टेज और कैपेसिटर की वोल्टेज में ये 45 और ये 90 कुल 135 का फेज डिफरेंस दिख रहा है। वहीं इंडक्टर की वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज से केवल 45 आगे है तो इसका अगर हमने फेज एंगल 0 लिया, ये -45 डिग्री करंट फेजर की फेज कंडीशन आ गई है और
और -135 डिग्री कैपेसिटर की वोल्टेज की फेज कंडीशंस आ गई है। वहीं इंडक्टर के वोल्टेज की फेज कंडीशन रेफरेंस सप्लाई वोल्टेज 0 फेज से 45 डिग्री लीडिंग हो गई है। एक और न्यूमेरिकल करते हैं, ये थोड़ा अलग हटकर है ताकि हमारी विषय समझ में इंप्रूवमेंट हो। हमें एक चौक कॉइल दी हुई है, चौक कॉइल में वायर का रेजिस्टेंस भी होता है और इस टर्न्स कॉन्फ़िगरेशन के कारण सेल्फ इंडक्टेंस भी होता है। तो ये एक आरएल कॉम्बिनेशन है। इसे एक 50 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर के साथ जब हमने 115√2 आरएमएस मान की सप्लाई वोल्टेज जो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की है उससे कनेक्ट किया है, तो चौक कॉइल में पावर कंजम्पशन 200 वाट आई है, जबकि इस सर्किट में करंट √2 एम्पियर 1.414 एम्पियर मैग्नीट्यूड रखता है। हमें चौक कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस पता करना है दो कंडीशंस के साथ, अगर सर्किट लीडिंग पावर फैक्टर के साथ हो या करंट का फेज वोल्टेज से लीड करता हो, और दूसरी बात जब करंट वोल्टेज से लैग करे उस कंडीशन में सेल्फ इंडक्टेंस कितना है। हमें सर्किट की आरएमएस वोल्टेज 115√2 वोल्ट दी हुई है, सर्किट का करंट भी हमें आरएमएस मैग्नीट्यूड में √2 एम्पियर दिया हुआ है, तो हमने सर्किट का इंपीडेंस 115 ओम प्राप्त कर लिया है। ध्यान रहे ये इंपीडेंस इस आरएल चौक कॉइल के साथ सी के इस पूरे कॉम्बिनेशन का है। एक सर्किट में इंडक्टेंस और कैपेसिटर कोई पावर कंजम्पशन नहीं करते हैं, सर्किट में सिर्फ आर पार्ट पावर कंजम्पशन करता है। आरएमएस करंट के साथ किसी रेजिस्टेंस में पावर कंजम्पशन I²R होती है, तो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू पावर में I के स्क्वायर का डिवीजन करके कैलकुलेट करते हैं। पावर दी हुई है 200 वॉट, करंट √2 का स्क्वायर 2 हो गया, कैलकुलेशन करने पे सर्किट का रेजिस्टेंस हमें 100 ओम आ गया है। तो हमें सर्किट का इंपीडेंस 115 ओम और रेजिस्टेंस 100 ओम दी हुई इंफॉर्मेशन से मालूम हो गया है। अब इस इंफॉर्मेशन से हम नेट रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की मदद से इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालेंगे और सप्लाई फ्रीक्वेंसी की मदद से कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस आएगा। और दो अलग अलग आंसर, एक करंट की लीडिंग कंडीशंस में और एक करंट अगर वोल्टेज से लैगिंग कंडीशन में है तो आएंगे। सर्किट की आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट की मदद से इंपीडेंस 115 ओम और पावर के I²R फॉर्मूले से करंट की वैल्यू को इस्तेमाल करके हमने रेजिस्टेंस 100 ओम निकाल लिया था। R और X का पाइथागोरस Z होता है, तो हम नेट रिएक्टेंस Z और R की पाइथागोरस कैलकुलेशन से Z² में R² का सब्ट्रैक्शन करके स्क्वायर रूटिंग करके निकालेंगे। Z की जगह 115 ओम जो हमने कैलकुलेट किया है और R की जगह 100 ओम जो कैलकुलेशन से आया है, उन कैलकुलेशन से हमारा नेट रिएक्टेंस 56.8 ओम आ गया है। यहीं कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस दी हुई है फैरेड में और सप्लाई फ्रीक्वेंसी उसकी मदद से कैपेसिटिव रिएक्टेंस धारतीय प्रतिघात ओम में निकाला जा सकता है। फॉर्मूला है हमारा 1/ωc, ओमेगा की जगह हम 2πf लिख सकते हैं, तो ये हो गया 1/2πfc। f की जगह 50 हर्ट्ज और c की जगह 50 माइक्रोफैराड, माइक्रो का ये 10⁶ ऊपर चला गया है और कैलकुलेशन करने से ये 63.64 ओम हो गया है। तो अब हम इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें मालूम है नेट रिएक्टेंस जो 56.8 ओम आया है वो इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का डिफरेंस है। अगर हमारा ये आरएलसी सर्किट कैपेसिटिव है अर्थात करंट वोल्टेज से लीड कर रहा है, तो जो हमारा नेट रिएक्टेंस है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस का डिफरेंस होगा। हमें 50 माइक्रोफैराड के कैपेसिटेंस की 50 हर्ट्ज पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस 63.64 ओम कैलकुलेट है और Z और R की वैल्यू से हमने नेट रिएक्टेंस 56.8 ओम कैलकुलेट कर रखा है। तो हम कह सकते हैं कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस में नेट रिएक्टेंस का डिफरेंस होगा और वो केवल 6.8 ओम आएगा। और अब कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस के साथ ω_L या 2πfl जो फॉर्मूला रखते हैं उससे आ जाएगा। तो मेरा कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस हो गया है इंडक्टिव रिएक्टेंस अपॉन 2πf, f की जगह 50 हर्ट्ज लिखा, और इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस और नेट रिएक्टेंस 63.64 ओम में 56.8 का सब्ट्रैक्शन 6.8 ओम आया था और हमारा सेल्फ इंडक्टेंस आ गया इस कॉइल का 0.02175 हेनरी। बहुत कम सेल्फ इंडक्टेंस आया है। अगर हम इस सर्किट का इंपीडेंस ट्रायंगल बनाएं तो इंपीडेंस ट्रायंगल से जो Z और R के बीच में एंगल आएगा उससे करंट और वोल्टेज की फेज पोजीशन हमें मालूम हो जाएगी। हमने R को हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस -J टाइप क्लॉकवाइज R से बना दिया है और इंडक्टिव रिएक्टेंस 6.8 प्लस J टाइप एंटी क्लॉकवाइज बना दिया और इन दोनों का डिफरेंस नेट रिएक्टेंस यहाँ -J टाइप कैपेसिटिव नेचर का आ गया। R और नेट एक्स की वेक्टर समेशन से पाइथागोरस कैलकुलेशन से कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस 115 ओम आ गया है और हमें मालूम है कि घूमते हुए करंट फेजर को जब हम रेजिस्टेंस के अलोंग रखते हैं तो रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वोल्टेज रेस्पेक्टिवली इन वेक्टर्स की पोजीशंस के अलोंग आती है और इनके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। तो जो टोटल सप्लाई वोल्टेज है वो Z के अलोंग Z के प्रोपोर्शनल आ गई है और
जेड और आर के बीच में जो एंगल है वही वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल हो गया है। और यहाँ साफ जाहिर हो रहा है कि अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस डोमिनेट कर रहा है तो करंट लीड करेगा। अगर उन्हीं इंफॉर्मेशन के साथ सर्किट में करंट लेगिंग नेचर का हो, नेट रिएक्टिव इफेक्ट इंडक्टिव नेचर का हो, इंडक्टेंस की डोमिनेट हो, तो सर्किट जिसमें जेड 115 ओम है, आर 100 ओम है, नेट रिएक्टेंस 56.8 है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमने 63.64 ओम कैलकुलेट किया है। अगर ये सर्किट इंडक्टिव नेचर का है तो नेट रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, प्रेरणिक प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात का अंतर होगा। हमें नेट रिएक्टेंस 56.8 ओम और कैपेसिटिव रिएक्टेंस 63.64 ओम दिया हुआ है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इन दोनों का सम 120.44 ओम आ जाएगा। और इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो ओमेगा एल या 2πfl फार्मूला है उससे इंडक्टिव कोयल का सेल्फ इंडक्टेंस मालूम किया जा सकता है। एक्सएल में 2πf का डिवीजन करते हैं, एक्सएल हमने कैलकुलेट किया, नेट रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन दोनों का सम 120.44 ओम, उसमें 2πf के फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज लिखने पे, कैलकुलेशन करने पे ये एक रीजनेबल सेल्फ इंडक्टेंस आ गया है 0.38 हेनरी। अक्सर ऐसे सर्किट जिनमें चौक होती है उनमें नेचर इंडक्टिव नेचर ही होती है। एक इंपीडेंस ट्रायंगल वोल्टेज और करंट की जो फेज पोजीशन है उसे और ज्यादा क्लियर कर देगा। हमने रेजिस्टेंस को हॉरिजॉन्टल लाइन पे रियल नंबर है शो किया, इंडक्टिव रिएक्टेंस 120.44 ओम प्लस जे टाइप बना दिया एंटी क्लॉकवाइज और कैपेसिटिव रिएक्टेंस 50 माइक्रोफैरेड की 50 हर्ट्ज पे 63.64 ओम माइनस जे टाइप रेजिस्टेंस से क्लॉकवाइज बना दिया है। और बड़े रिएक्टेंस में से छोटे रिएक्टेंस का ये डिफरेंस इंडक्टिव नेचर का नेट रिएक्टेंस आ गया है। और इन दोनों की पाइथागोरस कैलकुलेशन जेड को यहाँ रेजिस्टेंस से ऊपर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जाएगी और ऐसी स्थिति में इंपीडेंस एंगल पॉजिटिव कहलाएगा। लेकिन जब करंट को हॉरिजॉन्टल लाइन पे आर के अलोंग रोकेंगे तो सप्लाई वोल्टेज जो सर्किट की है वो जेड के अलोंग आएगी और जेड और आर के बीच का एंगल ही वी और आई का एंगल होगा। लेकिन दोनों इंपीडेंस एंगल और करंट के फेज डिफरेंस एंगल वोल्टेज के साथ में न्यूमेरिकल वैल्यू भले ही बराबर हो, साइन में ऑपोजिशन है और हम कहेंगे कि करंट फेजर का फेज एंगल वोल्टेज फेजर से लैग कर रहा है, जैसा कि यहाँ ड्राइंग में भी दिख रहा है। आशा है आज की इस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस से आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेफिनेटली इंप्रूव हुआ होगा। हमारी इसी प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो की मदद से आप अपनी सब्जेक्ट कमांड को और अच्छा कर सकते हैं। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।